नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। एक छोटे से अंतराल के बाद मैं आपके बीच में हूं। कारण साफ है, मौसम में गर्माहट आ रही है और मैं भी आपके लिए कुछ गर्म गर्म खबरें लाता रहता हूं। मैं आज आपसे भारत के बारे में बात नहीं करूंगा, भारत की राजनीति के बारे में बात नहीं करूंगा, भारत में भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करूंगा, भारत की न्यायपालिका के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दुनिया के ऐसे देश की जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल है, प्रसन्न है, मजे में है, खैरियत से है। दुनिया के देशों की में खुशहाली का स्तर मापने के लिए बाकायदा एक संस्था है, काम करती है, हैप्पीनेस इंडेक्स बनाती है। इस हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला न तो चीन, न तो भारत, न दुनिया के सबसे क्षेत्रफल वाला अमेरिका, न कनाडा, न रूस, कोई भी देश एशिया का हो, यूरोप का हो, इस इंडेक्स में नंबर 1 हासिल नहीं कर पाता। लेकिन एक छोटा सा देश है, 56 लाख की आबादी का देश है, नाम है फिनलैंड। फिनलैंड ये लगातार 8 वर्षों से दुनिया की जो हैप्पीनेस इंडेक्स बनती है उसमें पहले पायदान पर है, पहले पायदान पर टिका हुआ है। चाहे दुनिया की अर्थव्यवस्था में नंबर 1 लोग हों, सेना के मामले में नंबर 1 लोग हों, लेकिन खुशहाली के मामले में फिनलैंड का मुकाबला दुनिया का कोई देश नहीं कर पा रहा है। फिनलैंड दरअसल झीलों का देश है और इसको नॉर्डिक देश भी कहा जाता है। पहले कब किसी ज़माने में स्वीडन का हिस्सा रहता हुआ, फिर इस पर रूस का नियंत्रण रहा और 1809 से लेके 1917 तक लगभग 97-98 साल रूस के नियंत्रण में रहने के बाद 1917 में जब फिनलैंड स्वतंत्र होता है, तब से लेकर आज तक वो अपनी मुल्क की रियाया को, अपनी राजनीति को, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी कानून और व्यवस्था को इतना मांझता है, इतना मांझता है, इतना मांझता है कि वो खुशहाली के क्षेत्र में नंबर 1 आ जाता है, अव्वल रहता है। वहाँ फिनलैंड में रहने वाली जनता को जन्म लेने के बाद से चिंता मुक्त कर दिया जाता है। आप बच्चे हैं, आप नौजवान हैं, आप बूढ़े हैं, आप अपंग हैं, आप दुर्घटना से ग्रस्त हो गए हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिनलैंड की सरकार अपनी जनता की पूरी चिंता करती है और यही वजह है कि यहाँ के लोग जी लगाकर काम करते हैं, भरपूर प्रसन्न रहते हैं, उनके चेहरे पर कभी चिंता की लकीर उभरती ही नहीं है, उभरने ही नहीं देते। कहने को फिनलैंड ईसाई बहुल देश है, लेकिन यहाँ अगर 60-62% ईसाई हैं तो बाकी जो अप्रवासी हैं या दूसरे जाति के धर्म के लोग हैं वो भी मजे में हैं, उनकी भी खुशी में कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान या बांग्लादेश में हिंदू परेशान, तो ऐसी स्थिति वहाँ पर फिनलैंड में नहीं है। तो दुनिया के बहुत से देश हैं जिसको फिनलैंड से सीखना चाहिए कि आप केवल ट्रिलियंस की अर्थव्यवस्था बना करके, हथियारों का बड़ा जखीरा तैयार करके, आबादी में नंबर 1 हो करके खुशहाल राष्ट्र नहीं हो सकते। आपकी जनता खुश नहीं हो सकती। जनता को खुश रखने का तरीका प्रशासन के हाथ में होता है, शासन के हाथ में होता है, सत्ता का चरित्र जैसा होता है उसका सीधा सीधा असर आम आदमी की खुशहाली से होता है। आप यकीन करेंगे कि फिनलैंड भ्रष्टाचार मुक्त देश है। दुनिया में आज जहाँ चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो,
छोटे छोटे देश हैं, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, सब जगह भ्रष्टाचार है, लेकिन फिनलैंड भ्रष्टाचार से मुक्त है। भ्रष्टाचार का वायरस फिनलैंड की आबो हवा में पनप ही नहीं पाया। भ्रष्टाचार ही छोड़िए, कानून और व्यवस्था के मामले में फिनलैंड बहुत ही दुनिया के दूसरे देशों से अलग है। स्वर्ग समझिए, 55-56 लाख की आबादी में अगर साल में 50 हत्या के मामले आ जाएं तो ये 0.0 जाने कितना, शून्य से नीचे है। यानी यहाँ ना आपको हत्या का डर है, ना आपको चोरी का डर है, यहाँ कोई डर है ही नहीं। और डर नहीं है इसीलिए खुशहाली है। डर का और खुशहाली का बड़ा टेढ़ा संबंध है। 36 का आंकड़ा होता है। भयभीत आदमी कभी खुश नहीं रह सकता और खुश आदमी को भयभीत नहीं किया जा सकता। ये बात फिनलैंड की जनता पर, फिनलैंड के सरकार पर बहुत ही अच्छे तरीके से लागू होती है। फिनलैंड एक आदर्श देश है। यहाँ संगठित अपराध का तो नाम ही नहीं है। कोई तस्करी नहीं जानता, कोई अवैध खनन नहीं जानता, कोई चौथ वसूली नहीं जानता। यहाँ और तो और आप देखेंगे कि जो टैक्स होता है, हमारे यहाँ तो टैक्स के हिंदुस्तान में कितने सारे स्लैब हैं, कुछ को कर मुक्त किया जाता है, कुछ पर कर लगाया जाता है। उसके बावजूद हिंदुस्तान की 2, 3, 4, 5% जनता जो है टैक्स के दायरे में आती है। चालान हमारे यहाँ होता है, आंख बंद करके होता है। रसूखदार आदमी है तो चालान करने वाला हाथ जोड़ के उससे कहता है जाइए जाइए। कमजोर आदमी है, गांव का फेंटा बांध के शहर में आ गया है, तो उसका चालान फुर्ती से हो जाएगा। और चालान की राशि भी सिपाही जी तय करेंगे, कानून तय नहीं करता। लेकिन फिनलैंड में उल्टा है। फिनलैंड में आपकी आर्थिक दशा देख करके चालान की राशि तय होती है। गरीब आदमी पर कम, अमीर आदमी पर ज्यादा। तो खुश हैं लोग, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। धर्म का कोई लफड़ा नहीं, कोई मंदिर मस्जिद का लफड़ा नहीं, कोई कटोगे बटोगे का नारा नहीं, न सरकार की ओर से, न समाज की ओर से, न किसी सियासत के दल की ओर से। फिनलैंड में असली मायनों में आप कहें तो राम राज्य कायम है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित गए भय सब शोका। ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदुस्तान के सनातन और त्रेता युग के एक बड़े किरदार राजा रामचंद्र के बारे में लिखी थी। और हमारे हिंदुस्तान में हम चूंकि सनातनी लोग हैं तो हमेशा रामराज की कल्पना करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रामराज आता नहीं है। कभी सिंगल इंजन की सरकार बनती है, कभी डबल इंजन की सरकार बनती है, और सब में कोई ना कोई भ्रष्ट, कोई ना कोई महाभ्रष्ट नेता आ जाता है और जनता को दुखी कर जाता है। जनता कभी कीमतों को लेकर दुखी होती है भारत में, कभी बेरोजगारी को लेकर दुखी होती है, कभी महंगे इलाज को लेकर दुखी होती है। लेकिन फिनलैंड में ये कोई चक्कर है ही नहीं। सरकार ने अपनी जनता को अपनी आंखों पर, अपने सिर माथे पर लिया है। बच्चा है तो शिक्षा फ्री, नौकरी नहीं है तो भत्ता मिलेगा, बुजुर्ग हैं पेंशन नहीं है तो सरकार देखेगी, इलाज अगर आप नहीं करा पा रहे हैं तो सरकार देखेगी, एक्सीडेंट में आप घायल हो गए पैसा नहीं है तो सरकार देखेगी। सरकार आपके जीने से लेके मरने तक की सारी जिम्मेदारियों पर नज़र रखती है, परेशान रहती है, लेकिन आपको परेशान नहीं होने देती, आपकी खुशियों पर किसी को डाका नहीं डालने देती। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के बहुत कम लोग हैं जो कि फिनलैंड का मुकाबला कर पाते हैं। फिनलैंड के बाद आप देखें हैप्पीनेस अगर इंडेक्स में कोई प्रतिस्पर्धा करता दिखाई देता है तो या तो डेनमार्क है या स्वीडन है। ये दूसरे और तीसरे स्थान पर हैप्पीनेस इंडेक्स में आते हैं। लेकिन भारतवर्ष लाख कोशिशें करके भी 10वें स्थान तक भी नहीं आ पाता है। भारत का स्थान मैं बताऊंगा नहीं, बहुत नीचे है हैप्पीनेस इंडेक्स में। और ये हैप्पी होने की बात नहीं है, ये तकलीफ की बात है कि एक 55 लाख की आबादी का देश हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया में सिरमौर है, और एक 140 करोड़ की आबादी का देश हैप्पीनेस के मायने नहीं जानता। इस देश की आधी आबादी, 80 करोड़ आबादी को
2 जून रोटी के लिए भी सरकार के आगे कटोरा लेके खड़ा होना पड़ता है। तो इस देश में हैप्पीनेस आएगी कहाँ से? प्रसन्नता इस देश की धरती पर कदम रखना ही नहीं चाहती, जबकि ये सनातनियों का देश है, ये अंधभक्तों का देश है, ये धर्मालुओं का देश है। यहाँ शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, मठाधीश हैं, बड़े बड़े न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन सब कहीं ना कहीं दागदार हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्ट हैं, कहीं ना कहीं लांछित हैं, कहीं ना कहीं पक्षपाती हैं, कहीं ना कहीं परिवारवादी हैं। जनता की खुशी से हमारी व्यवस्था का, हमारी राजनीति का, हमारी सरकार का, हमारी कार्यपालिका का, हमारी न्यायपालिका का, हमारी विधायिका का शायद ही कुछ लेना देना हो। अगर होता तो इस देश की जनता भी आपको खुश दिखाई देती, और फिर उसके आगे फिनलैंड तो बच्चा होता, क्योंकि फिनलैंड की जितनी आबादी है उतनी आबादी तो हमारे किसी भी एक महानगर की है, बल्कि उससे ज़्यादा है। दिल्ली हो, मुंबई हो, मद्रास हो, आपका बेंगलोर हो, ये सब 1-1 करोड़ से ऊपर की आबादी के। तो आप कह सकते हैं कि कम आबादी हो तो खुशी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, आपका ये तर्क मान लेते हैं। तो आप आबादी पर नियंत्रण कीजिए, किसी ने रोका है क्या? आप आबादी पर नियंत्रण कर नहीं सकते, आप भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर नहीं सकते, आप अपराध पर नियंत्रण कर नहीं सकते, और चाहते हैं कि दुनिया आपको विश्व गुरु मान ले। तो कैसे मान ले भाई? अगर जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, तासु राज रप क्या नरक अधिकारी, ऐसा कुछ हमारे यहाँ कहा गया है। लेकिन कहा तो गया है, लेकिन माना नहीं गया है। हमारी प्रजा दुखी है, हमारी प्रजा सुखी नहीं है, लेकिन हमारा राजा खुश है। हमारा राजा मन की बात करता है, हमारा राजा दुनिया में घूमता है, दुनिया के बीच पंचायतें करता है, युद्ध विराम कराने की कोशिश करता है, लेकिन अपने देश की जनता को हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर ले जाने के लिए कुछ नहीं करता। कटोगे तो बटोगे तो कटोगे की बात करता है, ध्रुवीकरण की बात करता है, औरंगजेब की बात करता है, कब्र हटाने की बात करता है, हिंदू मुसलमान की बात करता है। ये सारी बातें जहाँ होती हैं वहाँ हैप्पीनेस का बिरवा पनप ही नहीं पाता, अंकुर फूट ही नहीं पाता। ये हकीकत मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, और जब तक ये हकीकत आप नहीं मानेंगे तो माफ़ कीजिए, आप दुनिया में किसी भी मामले में, किसी भी पायदान पर नंबर 1 नहीं हो सकते। आप भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो सकते हैं, आप अपराध में नंबर 1 हो सकते हैं, आप भाई भतीजावाद में नंबर हो सकते हैं, लेकिन खुशहाली के मामले में कतई नंबर 1 नहीं हो सकते। अगर किसी भी राष्ट्र को खुशहाल बनाना है तो उसको फिनलैंड से सबक सीखना चाहिए, फिनलैंड को फॉलो करना चाहिए, फिनलैंड को अपना आदर्श मानना चाहिए। तब जाकर के आप सही मामलों में कल्याणकारी सरकार कहलाने के हकदार होते हैं। फिनलैंड सच्चे अर्थों में एक कल्याणकारी राज्य है। आप देखिए 1917 से अब 2025 में हम आ गए हैं, यानी कि फिनलैंड ने पूरी एक सदी से, और सदी के बाद भी एक करीबन क्या कहना चाहिए, 1-1.5 दशक का फासला पूरा कर दिया है, और इस यात्रा में उसकी हिस्से में उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि वहाँ की जनता खुश है, अपार खुश है। आप कोई भी पैमाना लगा लीजिए, वहाँ की जनता नंबर 1 आएगी खुशी में। और हिंदुस्तान में आज़ादी के 76-77 साल में हमारा दुख बढ़कर 4 गुना हो गया है। हम जितने सुखी 60 में थे उतने सुखी 70 में नहीं रहे, जितने सुखी 70 में थे उतने 80 में नहीं रहे, जितने सुखी 80 में थे उतने 90 में नहीं रहे, और जितने सुखी 90 में थे उतने अब 2025 में नहीं है। हमारे दुख लगातार चौगुने हो रहे हैं। कभी सांप्रदायिकता हमारा दुख होती है, कभी सामूहिक नरसंहार हमारे दुख होते हैं, कभी मणिपुर जलता हुआ हमारा दुख होता है।
हमारे दुखों की इंतहा नहीं है, खत्म होने को ही नहीं आते, तो सुखों के आने का मौका ही नहीं मिलता, सुखों को प्रवेश करने का मौका ही नहीं मिलता। भले ही हमारे सरकार कहती हुई आई है सत्ता में कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन अभी 11 साल से तो नहीं आए। अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स में, दुनिया के हैप्पीनेस इंडेक्स में 5, 7, 8 कदम भी ऊपर चढ़ गए होते तो मान लिया जाता कि हम प्रगति कर रहे हैं, हमारे देश की जनता को आज़ादी का सुख मिल रहा है। लेकिन ऐसा होते दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे देश की जनता पर हर तरह की समस्याओं का बोझ बढ़ता जा रहा है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकार ने इतना कर्ज ले रखा है दुनिया भर से कि अगर आदमी कोई इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से वो कर्ज का बोझ उठाना पड़ जाए तो वो मर ही जाएगा, दब के मर जाएगा। राज्य सरकार अलग कर्ज लेती है, केंद्र सरकार अलग कर्ज लेती है, राष्ट्रीय संस्थाओं से लेती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेती है। हो सकता है कि सरकारों की कोशिश हो कि इस कर्ज के घी से, कर्ज के पैसे से वो देश की जनता को घी पिला करके खुश रख लेगी, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हमारा वसुधैव कुटुंबकम का फार्मूला फेल हो रहा है। हमारे यहाँ विद्या ददाति विनयम का फार्मूला फेल हो रहा है। हमारे यहाँ संगठन में ही शक्ति है, ये फार्मूला फेल हो रहा है, क्योंकि हम दुखी हैं, हम आर्त हैं, हम करा रहे हैं। हमारे यहाँ छुआछूत, हमारे यहाँ जातिवाद, हमारे यहाँ शोषण जितना पहले था उससे कम होने की बजाय 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो मित्रों, अब आपको सोचना है कि देश तो छोड़ दीजिए, देश बहुत बड़ा देश है, 140-50 करोड़ का देश है। आप अपने शहर में, अपने सूबे में, अपने मोहल्ले में और अपने घर में भी खुशी को लाने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई ज़रूर करें। ये काम हमारे देश की सरकार तो कर नहीं सकती, जनता कर सकती है। हमारे यहाँ भाषण दिए जाते हैं कि परहित धर्म क्या है, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, और परहित धर्म बड़ा, क्या मैं भूल रहा हूँ, कि परहित ही सबसे बड़ा धर्म होता है, ये हमारे यहाँ कहा जाता है। लेकिन परहित कोई देखता नहीं है। हम तो ईर्ष्या से जले भुने जा रहे हैं। हम सुख की प्राप्ति की जगह दुख के एक अंधे सुरंग में घुसते जा रहे हैं। अपने कदम रोकिए, सुख तलाशिए, दुख को कम करिए, यही आज की ज़रूरत है। आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताएं, मित्रों को बताएं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हर दिन की तरह रोज़ यहाँ आते रहें, मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।